linear pair of two variables and pair of linear equations in two variables. ओके, हेलो मेरे लाडलों, क्या हाल है सबके? बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है एक तो, ठीक है, और दूसरी बात इसमें बहुत सारी नई चीजें सीखने को आपको मिलेंगी। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ये वाला चैप्टर। तो आपको पता ही है कि हम लोग ये वाले चैप्टर का थोड़े से ग्लिम्सेस हम लोग 9th क्लास में देख चुके हैं। 9th क्लास हम लोगों ने देखा था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जब वन वेरिएबल में होता है तो उसका एक सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन होता है एक पॉइंट। Solution of linear equation one variable, it actually a point on a number line, and every point on a number line is a number. It may be rational, it may be irrational. Also we have discussed that solution of linear pair in two variable is a line representing a line on a graph, and each point of that line is a solution of that linear pair. बट यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ लीनियर इक्वेशन नहीं है, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का पेयर होगा। क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि अब हमारे पास में एक सिंगल लाइन के साथ डील नहीं करना, हमें डबल लाइन के साथ में डील करना है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए चलते हैं, देखते हैं हम लोग हमारा चैप्टर किस बारे में है। तो चलो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए, तो पहले मैं आपको चैप्टर का नाम अच्छे से क्लियर कर देता हूं। पेयर का मतलब होता है कपल, ठीक है, और टू क्वांटिटीज, मतलब एक जोड़ा बोलते हैं इसको हिंदी में ना। जैसे चप्पलों का पेयर होता है, चीजों के भी पेयर होते हैं ना, बहुत सारी चीजों के जो पेयर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग पेयर, यानी कि टू थिंग्स एक दूसरे कंप्लीट्स। आपका पेयर ऑफ शू होता है, ठीक है। लीनियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? यानी एन एक्सप्रेशन, कोई भी एक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 होती है। क्या होती है? डिग्री 1 होती है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज लीनियर, डिग्री 1। अच्छा, डिग्री 1 एक और कहीं पर हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ के आए हैं, वहां पर हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 थी, है ना। डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं? द बिगेस्ट पावर ऑफ आर पॉलिनोमियल। हमारे एक्सप्रेशन की सबसे बड़ी पावर को उसकी क्या बोलते हैं हम लोग? उसकी डिग्री बोलते हैं। सो हम ये वाली बात हमारे लिए क्लियर है ना, डिग्री क्या होती है। अब बात आती है हमारे इक्वेशन की। नेक्स्ट वर्ड, इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन का मतलब होता है व्हेन यू इक्वेट समथिंग, व्हेन यू इक्वेट समथिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेट? इक्वेट का मतलब होता है जब आप दो चीजों को इक्वेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं। इन टर्म्स ऑफ मार्कर दे बोथ आर इक्वल। इन टर्म्स ऑफ मार्कर, क्योंकि ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है। इन टर्म्स ऑफ मार्कर दे आर बोथ इक्वल, बट इन टर्म्स ऑफ कलर दे आर नॉट इक्वल। क्यों नहीं? क्योंकि ये ब्लू है, ये ब्लैक है, दे बोथ आर नॉट इक्वल। तो मतलब ये हो गया कि व्हेन यू आर इक्वेटिंग समथिंग, योर LHS फॉर मी दिस इज माई RHS, फॉर यू दिस इज LHS, ठीक है। फॉर मी दिस इज माई LHS, फॉर यू दिस इज योर RHS, ठीक है। सो LHS एंड RHS, सो मच कंफ्यूजन। क्या है सर, क्या बोल रहे हो? आप ये समझो कि LHS एंड RHS, LHS RHS, LHS RHS both should be equal. If both are equal, then it is an equation. I am equating both of them. मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ? इक्वेट कर रहा हूँ, ठीक है। If they are equal, we will put a sign of equality in between. If they are not equal, we will put a sign of not equality in between. Okay. So when you equate an or two things such that they both are equal, when you equate two things such that they both are equal, by both means your LHS and your RHS. What is the meaning of LHS and RHS? जैसे आप लिखते हो ना, 6 प्लस में 3 is equal to 9. This is your LHS, this is your RHS. Both are equal? Yes, both are equal. 2x plus में 3 is equal to 7. If they both are equal, then this is an equation.
ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, तो इस ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन को व्हेन यू इक्वेट टू थिंग्स such that they both are equal, then this representation is called as your equation. अब हम लोग जब यहां पर बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन, so there will be an equation, a relation or an equating process in which degree of both the sides should be 1. ठीक है, हम लोग जब बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की तो हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन होगा, ऐसे दो एक्सप्रेशंस होंगे जिनके बीच में इक्वल का साइन होगा लेकिन दोनों की डिग्री क्या होगी, 1. ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब बात आती है आगे, टू वेरिएबल्स। सर ये टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है? टू वेरिएबल्स का मतलब है कि जब अब आपके पास में एक इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल नहीं होगा। पहले यहां पर देखो आपके पास में ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर है, इक्वेशन भी है, बट इसमें कितने हैं, इसमें सिर्फ x एक अकेला वेरिएबल है। अगर मैं बाय 3 के साथ में भी अगर एक वेरिएबल लगा दूं y, सो देयर आर टू वेरिएबल्स। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें टू वेरिएबल्स है, जैसे आपने पढ़े थे। तो यहां पर वेरिएबल्स कितने होंगे, 2x एंड y हो सकता है, y एंड z हो सकता है, s एंड t हो सकता है, एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है, एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग को क्या बोलेंगे, इन टू वेरिएबल्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चैप्टर नेम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? There is an equation, there is a linear equation or an equation with degree 1, two equations in degree 1 with two variables, तो हम इसको थोड़ा से easy words में लिखता हूं, मैं लिखता हूं we will study about two equations with degree 1 containing two variables having any real value. I am talking about, we will study about two equations with degree 1 containing two variables with any real value. Real value से मतलब वही अपनी real value, real numbers, ठीक है, real number यानी integer, natural number, whole number, rational number, irrational number, they are all real numbers. ठीक है सर, एग्जाम्पल दो, हम ऐसे नहीं समझ में आता, हम एग्जाम्पल दो। ठीक है, जैसे हमने लिखा 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू, मैं लिख दिया 5, फिर मैं लिख दिया 3x प्लस में 7y इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये कंप्लीट एक आपका क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसने बोला है कि जो भी आप इक्वेशन लिखोगे ऑलवेज पेयर में लिखोगे। क्या काय में लिखोगे, पेयर में लिखोगे। अच्छा, तो पेयर में लिखोगे इसलिए दो लिखे, हाँ बिल्कुल लिखे, एक ये लिखा एक ये लिखा, दोनों में वेरिएबल सेम होंगे, x बाय बाय, दोनों वेरिएबल अगर सेम है तो सीधी सी बात है, हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अच्छा सर और आगे क्या, सिर्फ इतने ही होंगे? नहीं, और भी हो सकते हैं। 4x इज इक्वल टू 4y माइनस 8, 3x माइनस में 4y इज इक्वल टू 4, ये भी तो हो सकता है। दे ऑल, तो सर ऐसे कितने हो सकते हैं? ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। से क्या मतलब है आपका, सारे लिखोगे? नहीं, हम लोग सारे थोड़ा ना लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या होगी सर इनकी? ठीक है, जनरल फॉर्म आपको बता देते हैं। तो जनरल फॉर्म लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम जनरल फॉर्म लिखते हैं। पहले मैं आपको जनरल फॉर्म लिख के बताता हूं, देन आपको थोड़ी सी डेफिनेशन पे बात करते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म हम लोग लिखते हैं, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल 9th क्लास में सीखा था। जनरल फॉर्म लिखना ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहली बात LHS RHS, इन सबको सॉल्व करने, x और y की जो ABC की वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर 0 आना चाहिए, इस तरह से होगा। अच्छा, तो अब यहाँ पर दो हैं, तो दोनों को आप ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो नहीं लिख सकते, नहीं तो सेम इक्वेशन लिख दिया। तो क्या करें, तो हम लोग लिखते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, है ना। तो पहले इक्वेशन के जितने होंगे 1 1 हो जाएंगे, दूसरे इक्वेशन के
2 2 हो जाएंगे। यहां पर x एंड y आर 2 रियल वैल्यूड वेरिएबल्स हैं। रियल वैल्यूड वेरिएबल्स मतलब ये दो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू कैसी होगी, रियल होगी। रियल होगी मतलब कोई नंबर होगा, ठीक है। तो x और y दो वेरिएबल हैं, तो ये x और y वेरिएबल होगा सर a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर रियल कोफिशिएंट। क्या है, रियल कोफिशिएंट्स है। यानी a1 v1 a2 b2 c1 c2 ये सब क्या है, ये सब आपके रियल वैल्यूड कोफिशिएंट्स हैं जो x और y के साथ में होंगे, जैसे कि 2 3 3 7 5 8 4 3 4 4 8 4 ये सब के सब क्या हैं, ये आपके कोफिशिएंट्स हैं, x और y के साथ में होंगे। और इन्हीं को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, एक वर्ड अभी यूज करा आपने, सॉल्व। व्हाट इज सॉल्व, सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व, हाँ ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया इनका जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म आपको समझ में आ गया, इक्वेशन आपको समझ में आ गया। मैंने बोला we will study about two equations with degree 1 all are having degree 1 containing two variables सर इस फॉर्म में होंगे नहीं, इस फॉर्म में क्या, जरूरी नहीं, s भी तो हो सकता है। 4s माइनस में 4t इज इक्वल टू 8, 3s माइनस में 3t इज इक्वल टू 6, st भी हो सकता है, pq भी हो सकता है, ab भी हो सकता है, जो भी आप लेना चाहो, आप पे डिपेंड करता है वेरिएबल आप क्या मान रहे हो। कंटेनिंग टू वेरिएबल्स हैविंग एनी रियल वैल्यूज। अब हैविंग एनी रियल वैल्यू तो आपने बोल दिया, लेकिन पता कैसे चलेगा कि रियल वैल्यू कौन सी है, क्योंकि रियल वैल्यू तो इनफाइनाइट होती हैं। ओके चलिए चलते हैं, खटाखट से ये भी समझ लेते हैं। तो ये तो हो गए आपके जनरल इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशंस, ठीक है साहब। ये तो जनरल इक्वेशंस हो गए हैं। जनरल इक्वेशन मतलब इन्हीं से हम लोग कंपेयर करेंगे। अब हम लोग इन पर कुछ काम की बात करते हैं। काम की बात करने का मतलब होता है कि अब आपके पास में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है सर। तो हम लोग बात करते हैं इनके सॉल्यूशन पर। मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है सर, सॉल्यूशन का मीनिंग होता है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मीन्स finding out the value of x and y such that it satisfy both the given इक्वेशंस मतलब होता है कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मींस फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट इट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। कौन कौन सी इक्वेशन, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इनको सेटिस्फाई करे। अब इनको सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है सर, इनको सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि जैसे कि मैं इसके अंदर जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने पर इधर वाला यानी कि LHS और RHS दोनों इक्वल आएंगे। सेम केस सेम वैल्यू इसके अंदर भी पुट करूंगा तो वो इसके अंदर भी LHS RHS इक्वल होगा। सर क्या बात बोली समझ नहीं आई। मैंने बोला कि अगर ये इक्वेशन आप लोगे और इसके अंदर आपने x की वैल्यू मान लो 2 एंड y की वैल्यू आई 3,
तो जब आप x की वैल्यू 2 और 3 इसमें रखोगे तो आपका जो LHS मिलेगा वही आपका RHS भी होना चाहिए, सेम वैल्यू पुट करने पर, और वही वैल्यू इसके अंदर भी रखोगे तो LHS और RHS आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो आपका वो सॉल्यूशन कहलाएगा। अच्छा ये करना है, हाँ यही करना है। तो क्या डायरेक्टली देख के निकाल लेंगे? नहीं। कैसे निकालोगे? इसके कुछ मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा तो मेथड पे बात कर रहा हूं ना सर, ठीक है, हम लोग मेथड पे बात कर लेते हैं। इनके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास होते हैं कुछ मेथड्स, ठीक है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो मेथड्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables। पहली मेथड जो काम की होती है वो होती है हमारी ग्राफिकल मेथड। क्या होती है? ग्राफिकल मेथड। तो इसको हम लोग कहां करते हैं? ऑन ग्राफ, ठीक है। ग्राफ का मतलब क्या होता है? हमें क्या दिखता है? फोटो दिखता है। क्या दिखता है? फोटो दिखता है। सेकंड मेथड होती है एलिमिनेशन, एंड थर्ड होती है सब्स्टिट्यूशन। अब कभी कभी आप एलिमिनेशन को सब्स्टिट्यूशन से पहले पढ़ लेते हो, कभी कभी आप सब्स्टिट्यूशन को एलिमिनेशन के बाद के पहले पढ़ लेते हो, है ना। कभी इसको पहले पढ़ लेते हो, कभी इसको पहले पढ़ लेते हो, तो ये ऑर्डर कैन बी चेंज, ठीक है। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, कि हो सकता है आपकी जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये पहले दिए ये बाद में दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी और भी मेथड्स होती है, बट आपकी एनसीईआरटी इन तीनों पर बात करते हैं। हम लोग मिनिमम 5 मेथड्स पर बात करेंगे, कम से कम 4 तो करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी फिलहाल ग्राफिकल मेथड पर। तो ग्राफिकल मेथड पे हम लोग समझते हैं अभी, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन हम लोग अलग से दूसरी वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड पर बात करते हैं, व्हाट इज ग्राफ, ठीक है। चलो फटाफट से लिख लिया, आगे बात करते हैं। पूरा बेसिक है, ध्यान से समझना भैया। मेथड नंबर 1, ग्राफिकल मेथड। पहला आपके पास में पहली बात जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दे बोथ आर लीनियर। और हमने सीखा है 9th क्लास में कि एवरीथिंग विच इज लीनियर रिप्रेजेंट अ लाइन ऑन अ ग्राफ। उसका फोटो कैसा होता है? उसका फोटो लाइन जैसा होता है, ठीक है। तो हर एक इक्वेशन का अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो हम लोगों को पता है कि फॉर एनी इक्वेशन इफ इट इज कंटेनिंग, इफ एन इक्वेशन कंटेनिंग मोर देन वन वेरिएबल देन इट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपके पास में एक इक्वेशन एक से ज्यादा वेरिएबल रखता है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, और हर एक सॉल्यूशन एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, एंड ऐसे पॉइंट इनफाइनाइट होंगे और बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स एक लाइन बनाएंगे। इसी वजह से ऑलवेज एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक लाइन होता है। क्या होता है? लाइन होता है। और अगर यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं तो दो इक्वेशन दो लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या रिप्रेजेंट करेंगे? दो लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास में दो लाइंस हो सकती हैं। दो लाइंस कैसी हो सकती हैं? अगर हम लोग दो लाइन पर बात करें तो दो लाइन के 3 तरीके होते हैं दो लाइन के होने का। कौन कौन से 3 तरीके होते हैं? पहला तरीका ये हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल हो,
दूसरा केस हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। तीसरा केस हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से चली जाए। ऊपर से चली जाए मतलब सेम ये वाली लाइन जा रही है, इसी के जस्ट ऊपर से दूसरी लाइन भी पास हो रही है, यानी एक दूसरे के ऊपर लाइन। ये 3 केसेस हैं। कौन से केसेस हैं? 3 केसेस। यानी कि इन 2 लाइन के, अगर आप ये दोनों लाइन का एक सिस्टम है तो ये 2 लाइन को आप एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे, एक ग्राफ पर ही रिप्रेजेंट करोगे ना दोनों लाइन को। तो दोनों लाइन के कितने केसेस बने? 3 केसेस। पहला, दोनों लाइन एक दूसरे को कभी टच ना करें। दूसरा केस, दोनों लाइन एक दूसरे को कट करें। अब सीधी सी बात है, एक बार कट करेंगी तो एक के बाद में अब ये ना तो इधर मिलेंगी आगे कहीं, ना पीछे कहीं मिलेंगी। और अगर ये कहीं नहीं मिलेंगी तो हम लोग बोलेंगे कि ये सिर्फ एक ही जगह पे मिलेंगी। और तीसरी लाइन, ये तो इनका तो हर एक पॉइंट कॉमन है, हर एक पॉइंट आप जहां देखोगे वहीं कॉमन है, सारे के सारे पॉइंट्स क्या है? कॉमन है। तो अब मैं आपको एक काम की बात बताता हूं कि मैंने बोला कि x और y की वो वैल्यूज, सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी x और y के लिए वो वाला पॉइंट जो दोनों लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, सो सॉल्यूशन का मतलब मैंने बोला, क्या बोला मैंने? सॉल्यूशन का मतलब x एंड y value of x and y satisfying both equations x और y की वो वैल्यूज जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही हैं। दोनों को सेटिस्फाई करने का मतलब होगा कि दोनों लाइंस पर होंगी, दोनों लाइंस पर होंगे, यानी x और y के लिए, x और y सेटिस्फाइंग बोथ इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक पॉइंट। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक पॉइंट। x और y पॉइंट को तो रिप्रेजेंट करते हैं, और वो पॉइंट यानी कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि क्यों कर रहा है? क्योंकि वो दोनों लाइंस पर होंगे, और दोनों लाइंस होने की वजह से क्या हो गया? कॉमन पॉइंट हो गया। अच्छा, तो दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन निकालने का मतलब होगा कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x और y की वैल्यू का मतलब हुआ कि वो पॉइंट जो दोनों लाइंस पर होगा, और दोनों लाइंस पर अगर वो पॉइंट है तो वो पॉइंट कॉमन पॉइंट हो गया। और अगर वो पॉइंट कॉमन पॉइंट हो गया तो इसका मतलब है कि लाइन वहां पर एक दूसरे को टच कर रही है। लाइंस touching each other lines are touching each other at the solution point। तो ग्राफ का मतलब होता है आपको फोटो दिखाना। फोटो दिखाने का मतलब ये होता है कि ये 3 केस हो सकते हैं, और तीनों केसेस में आप सॉल्यूशन को ठीक से ऑब्जर्व करो कि यहां पर लाइंस कहीं पर एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, इसका मतलब इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। इसके अपने सॉल्यूशंस होंगे, इसके अपने सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। क्या बोला मैंने? मैं इसको वापस एक बार रिवाइज करवाता हूं, ध्यान से समझना कि इसके सॉल्यूशन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट बोलो या कॉमन सॉल्यूशन बोलो, बात एक ही है। कॉमन सॉल्यूशन का मतलब होता है जो दोनों लाइन पर हो, दोनों लाइंस पर हो। अब दोनों लाइंस पे आप देखोगे ये तो कहीं पर एक दूसरे से मिलेंगी, दोनों लाइंस होने का मतलब होगा कि लाइंस मिलेंगी, लाइंस मीट करेंगी। और लाइंस अगर अगर लाइंस ही नहीं मीट करेंगी तो कॉमन पॉइंट भी नहीं आएगा, कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो इसी वजह से 3 केसेस बनेंगे। 3 केसेस मतलब एक तो एक दूसरे को कभी टच ना करें, एक ही बार टच करें, या फिर एक के ऊपर एक, हमेशा एक के ऊपर एक लेटते हुए जाएं। ठीक है साहब, पहला वाला केस है, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन। और
कोइंसिडेंस लाइन और डिपेंडिंग लाइन। ठीक है, डिपेंडेंट लाइन से एक दूसरे पर डिपेंड करती है, एक जहां से जाएगी दूसरी भी वहीं से जाएगी। अच्छा, सॉल्यूशन कॉमन पॉइंट दोनों पर, दोनों लाइन पर हो, दोनों लाइन वहां पर मीट करेंगी जहां पर इनका कॉमन सॉल्यूशन होगा। यस, यही मैंने आपको बताया। अब सर सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे? यहां तो आपको पता है कि यहां तो पैरेलल लाइन से कभी मीट नहीं करेंगी, कभी मीट नहीं करेंगी, तो क्या कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा? कॉमन पॉइंट ही नहीं होगा तो क्या कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा? करेक्ट, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगी। कभी भी दो लाइंस को देखना, अगर आपने ऐसी बनाई है तो आप देखोगे सिर्फ यहां के अलावा फिर वो आगे कहीं नहीं मिलती। आगे कहीं नहीं मिलती तो मतलब क्या होगा, ऐसे लौट के तो मिलेंगी नहीं ना कि आजा आजा, है ना, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा। ठीक है, ये बोलती मैं तो कभी ना हूं। ऐसा कुछ नहीं होता इन लोगों के बीच में ना, गाने नहीं चलते, बॉलीवुड की मूवी नहीं है कि बोला आजा आजा तो पलट के आ जाती है ना। ब्रेकअप होता है फिर पलट के आती है, फिर ब्रेकअप होता है फिर पलट के आती है, फिर ब्रेकअप होता है फिर पलट के आती है। लड़का भी आता है, ऐसा नहीं, आती का मतलब ये नहीं कि लड़की बोल रहा हूँ, आता है, आती है, आते आते हैं, नॉर्मली होता रहता है। ठीक है ना, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे भाई। एक बार ना वही होता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देगा, उसमें भी लास्ट में शादी कर ली थी, इसमें कभी नहीं करते। एक बार जो गुजरते हैं इसके बाद में दोनों कभी नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते। लौट के मेरे हाथ मिल भी जाए लेकिन ये सीधे जाते हैं। दिस इज स्ट्रेट बंदा एंड दिस इज स्ट्रेट बंदी। ठीक है, तो सीधे सीधे जा रहे हैं भाई साहब, कभी नहीं मिलते, तो सिर्फ एक ही जगह पे मिलेंगे और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वो यूनिक पॉइंट होता है। दैट्स व्हाई इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज यूनिक सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। और क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन है, इसी वजह से ये सिर्फ एक ही सॉल्यूशन रखता है, उसके अलावा कहीं पर कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। कोइंसिडेंट लाइन पे तो देख लो भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सर आती है आगे की गिनती, जा रहा है ना, जा रहा है, मुझे पता है आपको गिनतियां तो आती हैं। ठीक है, ये चली जाती निकल जाती बोर्ड के बाहर, घर के बाहर, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आती है, तो एक दूसरे के ऊपर जाती हैं। तो ये तो एक दूसरे को एकदम जकड़ी हुई है ना, प्रेमी आशिकों की तरह, प्रेमी युगलों की तरह, प्रेमी लवर्स की तरह, है ना, कपल जो होते हैं ना उनकी तरह एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। तो भाई हर पॉइंट मीट कर रहे हैं इनका, तो हर पॉइंट मीट कर रहा है तो ये कोइंसिडेंस लाइन हो गई। और इनका तो इतने सारे पॉइंट्स है तो हम लोग बोलेंगे कि भाई इतने सारे पॉइंट्स की वजह से आपके तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गए भाई। कितने हो गए? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट कॉमन है। तो इस तरह से ये चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, तो आपके पास में टोटल 3 तरह के सॉल्यूशंस आए बाय ग्राफिकल मेथड। अब हम तीनों सॉल्यूशन को, पर सर कुछ ट्रिक बताइए ना, इनको देख के समझ में आ जाए। हमें कैसे पता चलेगा कि ये है ये है या ये है? हमें कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन है? क्योंकि एक इक्वेशन होगा, एक इक्वेशन को देखकर हमें कैसे पता चलेगा लाइंस पैरेलल है, लाइंस इंटरसेक्टिंग है, या फिर लाइंस ऐसी कुछ है? हाँ यार, प्रॉब्लम तो है। चलो कुछ काम की बात बताता हूं, उसे देख करके आपको काफी समझ में आएगा। कि अब मैं आपको बता देता हूं फटाफट से कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करोगे, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर कोइंसिडेंस, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। कैसे आप पता करोगे? तो हाउ टू फाइंड मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप पता करते हो। कैसे आप पता करते हो उसके लिए आपके पास में एक नॉर्मल से, ये तो पता ही है आपको, इनके कोफिशिएंट पर विशेष तौर पर ध्यान रखें। पहला वाला जो केस है वहां पर मैं लिखता हूं इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशंस। तो इक्वेशंस तो पता ही होंगे आपके पास में, या फिर मैं इक्वेशंस नहीं लिखता हूं, मैं यहां पर सिंपल लिखता हूं लाइंस। ठीक है, लाइंस पहली बार लिखता हूं रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट, देन रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट के बाद में टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एंड यहां पर कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूं। पहला है कि लाइंस कैसी हो, इंटरसेक्टिंग हो।
कैसी हो? इंटरसेक्टिंग हो। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो कॉफिशिएंट का जो रेशियो होता है वो होता है A1 अपॉन A2 इज नेवर इक्वल टू B1 अपॉन B2. In this kind of solution it will always have unique solution. यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूं इसको, यूनिक सॉल्यूशन. एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 7. इसमें आप देखोगे 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4. 2/3 3/4 के इक्वल नहीं होता है, तो आप देख करके बोल सकते हो, ठीक है, ओके, ठीक है. जैसे 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4. ये एग्जाम्पल हो गया इसका. दूसरी बात मैं आपको बताता हूं. दूसरी बात में आप देखोगे कि लाइंस अगर पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस में आप बोलते हो कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2. ये तो इक्वल होते हैं, बट C1 अपॉन C2 आर नॉट इक्वल, यानी इंडिपेंडेंट टर्म जो है वो इक्वल होने उनके जरूरी नहीं है. तात्पर्य ये निकलता है कि इसका जो होता है नो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि पैरेलल लाइन मीट ही नहीं करती कहीं पर, ठीक है, इनके नो सॉल्यूशन होता है. नो सॉल्यूशन मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 10. 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 10. यहां पर आप देखोगे कि 2/6 इज इक्वल टू 3/9 इज नॉट इक्वल टू 5/10. हाउ सर, कैसे बोल सकते हो? देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 1/3, 5 1 जा 5, 5 2 10. 1/3 बट नॉट इक्वल टू 1/2. गॉट इट? अच्छा, तीसरा वाला जो केस होता है दैट इज ऑल अबाउट कोइंसिडेंट लाइन. कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है. इसमें A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट is equal to C1 upon C2, and here it will have infinitely many solution, and infinitely many solution के केस में आप बोलते हो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10. And here you will find 2/4 is equal to 3/6 is equal to 5/10 because 1/2 they all are equal. अब जो काम की बात ये है, ये तो हो गई कि आप डायरेक्टली कोफिशिएंट्स को देख करके भी पता लगा सकते हो कि विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन these पेयर्स ऑफ लाइंस हैव, ठीक है, आप इसको देख के पता लगा लोगे. लेकिन एक और जो टर्मिनोलॉजी होती है उस चीज पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि यूनिक सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंस बोलते हैं. ये लाइंस कंसिस्टेंट होती हैं. दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट. दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट का मतलब होता है व्हेनेवर अ पेयर ऑफ लाइन हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन. एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन. तो when a pair of linear equation have at least one solution, then those kinds of pairs are known as consistent lines or consistent solution. ठीक है, तो ये क्योंकि इनका कम से कम एक सॉल्यूशन है इसलिए इनको कंसिस्टेंट बोला जाता है. cause parallel lines have no solution, that's why they are inconsistent. How they are? They are inconsistent. They are inconsistent. They are also inconsistent, ठीक है. And since coincident line always have infinitely many solution, and we have talked about that for being consistent there must be at least one solution, but these lines also have infinitely many solution, more than one also, then also these lines will be consistent.
ओके इसके बाद में भी ये लोग कंसिस्टेंट रहेंगे क्योंकि इनके पास तो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है। हम लोगों को कितने सॉल्यूशन चाहिए होते हैं? कम से कम एक सॉल्यूशन चाहिए होता है। जब इनसे एक मांगा, इनने कहा ले जा भाई, जितना चाहिए उतना ले जा, तो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, तो हमने इनको बोला ये कैसे हैं? ये हैं कंसिस्टेंट। ये भी है कंसिस्टेंट। एंड दूसरी बात ये है कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट सॉल्यूशन। डिपेंडेंट बोल दो, डिपेंडिंग सॉल्यूशन बोल सकते हैं इनको, ठीक है। डिपेंडिंग लाइंस। अब काम की बात यह है कि एक वर्ड आया यहाँ पर डिपेंडिंग सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट आपको समझ में आ गया, कंसिस्टेंट मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए क्योंकि पहले लाइन से कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं कि दे कैन नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई दे आर इनकंसिस्टेंट। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बोलता हूँ डिपेंडिंग लाइन से डिपेंडिंग सॉल्यूशन। डिपेंडिंग सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपसे बोला कि जब भी कभी इस टाइप की लाइंस होंगी, इस टाइप की लाइंस मतलब एक के ऊपर एक लाइंस होंगी, तो दिस लाइन मस्ट बी इक्वल। दिस लाइन मस्ट बी इक्वल मतलब ये दोनों सेम एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन का जाना क्या, एक ही लाइन बना दो तो बन जाएगा। मैं आपको बोलूं मैं एक लाइन बनाऊं, इसके ऊपर एक और लाइन बना दूं, तो ये दो लाइन हो गई क्या? नहीं, मैं एक ही लाइन बनाता हूं, उसमें दो एरो बनाता, आपको समझ में आता, दो लाइन है। देखने में तो आपको एक ही दिख रही ना, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से क्या है, ओवरलैप है। ओवरलैप का मतलब होता है कि ये छुपी हुई है। आपको कितने मार्कर दिख रहे हैं? आप बोलोगे सब मेरे पीछे वाला भी दिख रहा है। नहीं, मान लो आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आपको तो यही लगेगा ना एक सिंगल मार्कर है, ठीक है। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है ऐसे साइड में, आपको कितनी आंखें दिख रही हैं? उसकी एक ही आंख दिख रही है ना। आप तो बोलोगे एक ही आंख है, तो आपको तो सीधा सीधा, क्योंकि प्लेन में बात कर रहा हूं मैं, जब तक आप डेप्थ में बात नहीं करोगे आपको दो आंखें नहीं दिखाई देंगी। तो यहां पर एक ही लाइन है, ठीक है। तो एक ही लाइन को दो तरह से लिखा है। मैं बता भी सकता हूं आपको कि एक ही लाइन कैसे ही है। आप यहां से दो कॉमन ले लो, नीचे वाली लाइन से आपने 2 कॉमन लिया, तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 10, 2 से कट गया 5 आ गया साहब लोग। 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 5। देखो सेम ही लाइन है, लाइन सेम है, बस उसके क्या हुआ, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और हम लोगों को पता है, हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को ये पता है कि व्हेनेवर एन इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड, डिवाइड, एडेड or subtracted by the same number, both the side of its equal, then the expression do not changes. And if do not changes इसका मतलब एक्सप्रेशन तो सेम ही है, और एक्सप्रेशन सेम है तो दोनों इक्वेशन सेम है। अब दोनों इक्वेशन सेम है तो इनको कोइंसिडेंट क्यों बोला गया? क्योंकि लाइन आपको दो जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन उन लोगों ने ये प्रण लेके रखा है कि हम दोनों सेम दिखेंगे, यानी एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। अगर तू थोड़ा सा ऊपर होगा तो मुझे मजबूरन ऊपर होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को क्या होना है, हम लोगों को सेम रहना है। हम लोगों को सेम रहने का मतलब अगर तू ऐसा हुआ तो मुझे तेरे साथ पीछे होना पड़ेगा, तू जहां जाएगा मैं तुझे ओवरलैप करूंगी। मतलब जब भी एक लाइन मूव करती है तो दोनों लाइन एक साथ मूव करेंगी, ये एक दूसरे पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। इनके सॉल्यूशन भी एक दूसरे पे क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। जिसको जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो उसको झक मार के इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा झक मार के उसको इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। नहीं तो इन दोनों के सेम होने का मतलब क्या, एक ही लाइन है, एक ही लाइन को एक सॉल्यूशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो क्या मतलब है सॉल्यूशन का। दैट्स व्हाई दिस इज ऑलवेज डिपेंडिंग सॉल्यूशन, डिपेंडिंग लाइंस एक दूसरे पर डिपेंड करेंगी। ओके, तो डिपेंडिंग सॉल्यूशन का बस इतना ही मीनिंग होता है। फिलहाल आपकी जो ग्राफिकल मेथड है आपको एकदम क्लियर है। बाकी जो भी क्लैरिटी रहेगी जब हम लोग 3.1 के क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द ग्राफिकल मेथड एंड द चैप्टर। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स, जो भी अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स आपके बनते हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। अगला लेक्चर आपको जल्दी आ जाएगा। कीप वॉचिंग।